नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे पहलू की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। ये कहानी है हमारे संविधान के आधिकारिक हिंदी वर्जन की। एक ऐसा सफर जिसे पूरा होने में आप यकीन नहीं करेंगे 37 साल लग गए। हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे पर ये सच है। जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद लगभग 4 दशकों तक इसका कोई ऑफिशियल यानी कानूनी तौर पर मान्य हिंदी टेक्स्ट था ही नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों था और फिर इस सिचुएशन को बदला कैसे गया। चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं सीधे साल 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ये समझने के लिए कि उस वक्त असल में हालात क्या थे। देखिए, साफ शब्दों में कहें तो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही ऑथेंटिक या कहिए कानूनी तौर पर मान्य था। मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐसा कोई क्लॉज, कोई प्रोविजन ही नहीं था जो हिंदी में किसी ऑफिशियल टेक्स्ट को जगह देता हो। तो सोचिए, 1950 से लेकर 1987 तक पूरे 37 साल, ये एक बहुत बड़ा गैप था। सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए इतना लंबा इंतजार, ये अपने आप में बताता है कि एक ऐसा ट्रांसलेशन तैयार करना जो हर किसी को मंजूर हो और बिल्कुल सटीक हो, कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। 1987 से पहले कानूनी तौर पर सिर्फ अंग्रेजी टेक्स्ट की ही चलती थी, लेकिन 1987 के बाद सीन बदल गया। अब हमारे पास 2 ऑफिशियल ऑथेंटिक टेक्स्ट थे, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। तो ये बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे? यही कहानी में एंट्री होती है एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, यानी एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन की। तो इस 37 साल लंबे इंतजार को खत्म किया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, यानी 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, जो 1987 में आया। बस यही वो एक कानूनी कदम था जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। इस अमेंडमेंट के जरिए संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 394 क, और यही वो आर्टिकल है जो हिंदी टेक्स्ट का पूरा फ्रेमवर्क, उसका लीगल स्टेटस, सब कुछ डिफाइन करता है। तो चलिए अब जरा इस नए आर्टिकल 394 क के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है और इसके जरिए क्या क्या इंतजाम किए गए। मोटे तौर पर देखें तो इस आर्टिकल के 3 मेन काम हैं। पहला, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो संविधान का हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश करवाएं। दूसरा, ये साफ साफ कहता है कि यही जो पब्लिश हुआ ट्रांसलेशन है वही हिंदी में संविधान का ऑथराइज टेक्स्ट होगा। और तीसरा, ये भी पक्का करता है कि आगे चलकर जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे उनका भी हिंदी ट्रांसलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक ऑफिशियल हिंदी टेक्स्ट होगा, लेकिन इसके रूल्स क्या होंगे, इसकी लीगल वैलिडिटी कैसे तय होगी? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इस ऑथोराइज टेक्स्ट को बनाने का एक पूरा प्रोसेस सेट किया गया। स्टेप 1, इसका पब्लिकेशन प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंडर होगा। स्टेप 2, ये जरूरी है कि पब्लिश होने से पहले तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सब इसमें शामिल हों। और स्टेप 3, ये भी पक्का किया गया कि इसकी जो भाषा है, जो शब्द हैं, वो हिंदी के स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से ही हों। अब ये जो शब्द है ना, प्राधिकृत पाठ या ऑथोराइज टेक्स्ट, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट का वो ऑफिशियल वर्जन जिसे कानूनी तौर पर सही और असली माना गया हो। मतलब ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं है, ये अपने आप में एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम। आर्टिकल 394 क बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि हिंदी टेक्स्ट का मतलब वही समझा जाएगा जो ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट का है। यानी अगर कभी भी मतलब निकालने में, इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन हुआ तो फाइनल फैसला हमेशा इंग्लिश टेक्स्ट के आधार पर ही होगा। अब यहाँ एक सवाल मन में जरूर आएगा कि भाई अगर ऐसा लगे कि हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट के मतलब में कुछ फर्क है या कुछ क्लियर नहीं है, तब क्या होगा? क्या इसके लिए भी कोई इंतजाम है? हाँ, बिल्कुल, इसका भी इंतजाम किया गया है। कहा गया है कि अगर मीनिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो हिंदी टेक्स्ट का एक सही, एक रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश करवाएं, ताकि दोनों टेक्स्ट्स में तालमेल बना रहे, कोई विरोधाभास न हो। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये जो एक अमेंडमेंट हुआ, एक नया आर्टिकल जुड़ा, ये सब हमारे देश के लिए इतना मायने क्यों रखता है?
चलिए, जो खास बातें हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। सबसे पहली बात, 58वें अमेंडमेंट ने उस 37 साल पुराने भाषाई और कानूनी गैप को भर दिया। दूसरी बात, इसने देश को संविधान का एक ऑफिशियल हिंदी वर्जन दिया, जिससे कानून की समझ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकी। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, इसने ये भी पक्का किया कि कानूनी मतलब निकालने में कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसके लिए इंग्लिश टेक्स्ट को ही फाइनल माना गया है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। एक तरफ तो कोशिश है कि कानून अपनी भाषा में आम लोगों तक पहुंचे और दूसरी तरफ कानून के मतलब में जरा भी हेरफेर ना हो। ये जो बैलेंस है, ये आज हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।